आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे एसी जनरेटर, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको जनरेट करने वाला यंत्र जो होगा उसी को हम लोग एसी जनरेटर बोलेंगे या प्रत्यावर्ती जनित्र बोलेंगे। तो इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रैक्टिकल के तौर पर समझ लीजिए कि हम उस जनरेटर की बात कर रहे हैं जो शादी बारात या कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि हैंडल से स्टार्ट कर दिया जाता है और उससे बिजली बनने लगती है। एक इंजन होता है और उसमें अल्टरनेटर रखा होता है। वो इंजन के माध्यम से अल्टरनेटर को घुमाया जाता है और वो घुमाने की वजह से बिजली जनरेट होती है और वो बिजली हमारी एसी वाली होती है, डीसी वाली नहीं होती है। तो उसी के जनरेट करने वाला जो संयंत्र है उसके अंदर जो पुर्जे लगे हैं और वो कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इंजन को अलग करिए, जो अल्टरनेटर उसमें लगा है जिसको अल्टरनेटर वैसे बोलते हैं लेकिन गांव की भाषा में उसे सब लोग अल्टरनेटर कहते हैं। तो उसी की हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण परिघटना का प्रौद्योगिक रूप से इस प्रकार से उपयोग किया गया। तो जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो उसका प्रौद्योगिक यानी कॉमर्शियल रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो ये जो यंत्र जनरेटर बनाया गया है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक असाधारण तथा महत्वपूर्ण उपयोग प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन है। तो ध्यान दीजिए कि हमारा जो अल्टरनेटिंग जनरेटर है, ये अल्टरनेटिंग जनरेटर जो है ये अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है और किस सिद्धांत पर काम करता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस सिद्धांत पर काम करता है। ये आपसे नीट में पूछा जा सकता है। कह रहा है 100 मेगावाट सामर्थ्य का आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक अत्यंत विकसित मशीन है। आजकल जो जनरेटर बनाया गया है उसमें 100 मेगावाट सामर्थ्य यानी बहुत बड़ी सामर्थ्य का है। इस अनुच्छेद में हम इस मशीन के मूल सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है जिसके आधार पर यह जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा बना रहा है, इस विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कह रहा है इस मशीन के विकास का श्रेय यूगोस्लाव वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को जाता है। तो ध्यान दीजिए कि अल्टरनेटिंग मशीन या अल्टरनेटिंग जनरेटर, एसी जनरेटर जो है, इसको कौन बनाया था? निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, जो यूगोस्लाव नामक देश के रहने वाले थे। कह रहा है जैसा कि अनुच्छेद 6.3 में संकेत किया गया था कि किसी लूप में विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित करने के लिए एक विधि यह भी है कि लूप के अभिविन्यास में अथवा उसके प्रभावी क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, जब 2 कॉइल रखी गई थी तो एक कॉइल में करंट दिया जाए और जिस कॉइल में करंट नहीं है उसके सापेक्ष गति कराई जाए तो भी ये परिवर्तन होता है। तो जाहिर सी बात है कि कुंडली में धारा प्रवाहित करके जब हम उसको ऑन ऑफ कर रहे थे स्विच को, तो धारा में परिवर्तन हो रहा था। तब भी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था और अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा था और अगर सर्किट कंप्लीट है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी। ये चीज़ हमने पढ़ा। तो यहाँ पर क्या है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन से, पीछे हमने पढ़ा था एक जो है एग्जाम्पल उदाहरण किया था हमने, जिसमें एक सर्किट था, एक रेक्टेंगुलर था यानी आयताकार था और दूसरा सर्कुलर यानी वृत्ताकार था।
तो जो आयताकार था उसमें एक भुजा को आगे पीछे कर रहे थे, यानी परिवर्तित कर रहे थे, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था और विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी। तो यहाँ भी उसी सिद्धांत को हम लोग लागू करेंगे और क्या करेंगे कि जो लूप है, तो किसी लूप में विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित करने के लिए एक विधि यह भी है कि लूप के अभिविन्यास में अथवा उसके प्रभावी क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभिविन्यास का मतलब ओरिएंटेशन, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में जिस तरह रखा गया है उसमें दिशा में परिवर्तन कर दिया जाए, या क्षेत्रफल मान लीजिए 100 स्क्वायर मीटर, उसको 50 कर दिया जाए, या 100 स्क्वायर मीटर को 150 कर दिया जाए। तो या तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दें या उसके अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन में परिवर्तन कर दें, तो भी हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं और इससे धारा प्रेरित हो जाएगी, यानी धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, नीचे कह रहा है कि जब कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र B में घूर्णन करती है तो लूप का क्षेत्र के अभिलंबवत प्रभावी क्षेत्रफल A का थीटा है। यहाँ थीटा A तथा B के बीच का कोण है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हम लोग फिगर देखते हैं और फिगर देख करके निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक कॉइल है, देखिए AC जनरेटर एक तरह से फिगर है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि ये एक्सेल है यानी धुरा है, ये धुरा है। इसमें देखिए ये क्षेत्रफल इतना चौड़ा करके प्लेट लगाई गई है। इधर हम लोगों ने चुंबक रखे गए हैं, इधर चुंबक का इस प्लेट की तरफ ये N पोल है और इधर S पोल है और ये एक्सेल है। अब ये इसी को कॉइल मान सकते हैं प्लेट को। अब इसको घुमाया जा रहा है, ये देखिए ऐसे तीर बना हुआ है, यानी इस तरह से इसको घुमाया जा रहा है। जब घुमाया जा रहा है तो इसके क्षेत्रफल में लगातार परिवर्तन हो रहा है। ये जो N और S के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं। भाई N और S पोल है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी इस तरीके से, ऐसे। और इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में जो ये क्षेत्रफल है, जब इधर सीधा रहेगा तो प्लेन रहेगा, जब ये खड़ा हो जाएगा घूमते घूमते तो न लंबवत हो जाएगा इन क्षेत्र रेखाओं के। तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल जो है इस कॉइल का ये लगातार बदल रहा है। तो इस प्रकार से इस कॉइल में, ये जो कॉइल है हमारी, इस कॉइल में क्षेत्रफल में परिवर्तन करने से बार बार चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजर रही हैं उनका परिवर्तन हो रहा है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये N पोल है चुंबक का, ये S पोल है, ये एक्सल है और ये एक्सल इस तरह से घुमाया जा रहा है, ये कॉइल है और यहाँ से देखिए तार निकले हुए हैं। तो ये स्लिप रिंग, यहाँ पर इस तरह से इनके अंदर छर्रे लगा दिए गए हैं कि ये जो धुरा है इसके अंदर ऐसे ऐसे स्लिप करता रहे, इसलिए स्लिप रिंग लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए तो तार निकाले गए हैं और यहाँ पर ये कार्बन ब्रश लगाए गए हैं कि यहाँ पर ये धुरा में ऐसे टच होता रहे। धुरा में क्या कहें, ये जो ये दो इससे निकल के आई है कॉइल, तो इसमें जो करंट बनेगी वो ऐसे निकलेगी। अल्टरनेटिंग EMF यानी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल यहाँ उत्पन्न होगा। तो देखिए इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हाँ, ये देखिए क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर जो थीटा कोण है ये A तथा B के बीच का कोण है। थीटा जो है ये A तथा B के बीच का कोण है। अब यहाँ पर देखिए A और B नहीं दिखाया गया है, हो सकता है इस फिगर में हो, इसमें भी नहीं दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये समझेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया है। तो कुल मिलाकर के इसको इस तरह समझिए जैसा पीछे पढ़ चुके हैं। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये अगर ये थोड़ा सा एंगल बना ले, ये कॉइल ये जो है एंगल बना ले तो इस तरह एंगल बनेगा, तो इसके बीच का कोण ये थीटा है। और इसका क्षेत्रफल जो है A है, इस कॉइल का क्षेत्रफल A है। मैग्नेटिक फील्ड की जो रेखाएं गुजर रही हैं वो B हैं
और मैग्नेटिक फील्ड की रेखाएं, और ये जो कॉइल है इसके क्षेत्रफल के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा है। मोटी मोटी भाषा में ये बात समझ में आई। अब देखिए, तो वही कह रहा है कि फ्लक्स परिवर्तन करने की यह विधि एक सरल प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत है। तो ध्यान दीजिए कि फ्लक्स में जो परिवर्तन है यही मुख्य रूप से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने होने का एक कारण है, और यही एसी जनरेटर का सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट है। जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो ये एसी जनरेटर है इसके सिद्धांत को समझ पाए कि जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, और उसके कारण प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो रही है। अब देखें, जब प्रेरित वर्ड यूज किया जाता है जब दूसरे में होता है, अब ये स्वयं ही है, इसलिए सरल प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का यह सिद्धांत है कि फ्लक्स में इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए आगे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मूल अवयव चित्र 6.13 में दर्शाए गए हैं। इसमें एक कुंडली होती है जो रोटर शाफ्ट यानी रोटर शाफ्ट पर घूमती है, जैसा अभी हमने फिगर में दिखाया था आपको। आरोपित होती है कुंडली का घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। जो घूर्णन अक्ष है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र इधर को है तो ये ऐसे ऐसे घूमती है। तो एक तरह से जब ये ऐसे खड़ा हो जाएगा ये कॉइल तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये घूमती है। तो इसको ध्यान देना है कि कुंडली का जो घूर्णन अक्ष होता है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत होता है। कुंडली जिसे आर्मेचर कहते हैं को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी बाह्य साधन द्वारा यांत्रिक विधि से घुमाया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि किसी बाह्य साधन, चाहे उसमें इंजन लगा दें या हाथ से घुमा दें, जैसे भी किसी बाहरी साधन से घुमाया जाता है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नीट में और पूछा जाता है कि जो हमारा जनरेटर है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी गतिज और ऊर्जा जो है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा, इनको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कुंडली के घूमने से इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। जब कुंडली घूमती है, ये देखिए जब कुंडली घूमेगी ये इस तरह से, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है तो इसके बार बार क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में जितनी रहेगी ये तो उतना क्षेत्रफल रहेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में बार बार घूमने से परिवर्तन होगा इसके क्षेत्रफल में, मतलब जितना चुंबकीय क्षेत्र में है। तो इस वजह से इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और इसीलिए कुंडली के सिरों को सर्पी वलयों या ब्रशों की सहायता से एक वाय परिपथ से जोड़ा जाता है। तो जब वाय परिपथ से जोड़ देंगे तो अगर परिपथ कंप्लीट है तो चूंकि एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है तो उसकी वजह से धारा उत्पन्न हो जाएगी। कह रहा है जब कुंडली को एक समान कोणीय चाल ओमेगा से गुणन कराया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी तथा क्षेत्रफल सदिश ए के बीच कोण थीटा का मान किसी समय टी पर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। तो जैसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो जो ये हमारा थीटा है, ये थीटा है कि समय के साथ कितना वो घूम रही है। तो समय के साथ जो कोण में परिवर्तन है वो कोणीय वेग होगा, तो ओमेगा इंटू टी होता है। ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, या ओमेगा इक्वल टू 2πn होता है। ये आवर्तकाल है, टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी है, ध्यान देना है। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हम लोग पढ़ चुके हैं। यह मानते हुए कि जब t इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 0 है। इसको मानना है कि जब समय 0 है तो t भी 0 है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे ये कॉइल है तो जब ये इसके प्लेन के सीधान में है यानी पैरेलल है तो एंगल थीटा है। मान लीजिए
ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। अब देखिए जो कॉइल है ये हमारी, ये इसके समांतर है। अगर कॉइल का क्षेत्रफल देखा जाए इस तरह से तो ये समांतर है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो इस समय थीटा इक्वल टू 0 माना जाएगा, ये कहने का मतलब। तो इसको ध्यान देना है। तो वही कह रहा है कि यह मानते हुए कि जब t इक्वल टू 0, यानी हम उस समय से गणना करेंगे जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और कॉइल का क्षेत्रफल एक दूसरे के समांतर है, तब थीटा इक्वल टू 0 माना गया है और t इक्वल टू भी 0 माना गया है। परिणाम स्वरूप कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होकर गुजरती हैं समय के साथ परिवर्तित होता है। अब समय के साथ उस कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो गुजर रही हैं वो जब कुंडली घूमेगी तो प्रभावी क्षेत्रफल, देखिए कुंडली का पूरा क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, लेकिन जितने में चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है वो क्षेत्रफल बार बार बदल रहा है। तो प्रभावी शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए। प्रभावी क्षेत्रफल लिखा है, क्षेत्रफल नहीं। तो कुंडली का क्षेत्रफल तो उतना ही है, लेकिन कितने पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है वो घुमाने पर बार बार बदलेगा, यानी बदलाव होगा, यानी समय के साथ परिवर्तित होगा। तो समीकरण 6.1 के अनुसार किसी समय t पर फ्लक्स परिवर्तन, तो फाई बी इक्वल टू बी ए cos थीटा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है तो बी ए cos ओमेगा टी हो जाएगा। अब फैराडे के नियम से एन फेरों वाली कुंडली, घूर्णी कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फैराडे के नियम में है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एन, बी में कोई चेंज नहीं हो रहा है इसलिए वैसे लिख दिया गया, और कुंडली के क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल प्रभावी क्षेत्रफल में देखिए चेंज हो रहा है, कुंडली के क्षेत्रफल में नहीं चेंज हो रहा, इसलिए ए इधर लिख दिया गया। अब चेंज किस में हो रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के एंगल में, तो डी cos ओमेगा टी लिख दिया है, अपान समय में परिवर्तन हो रहा है इसलिए डी टी लिख दिया। तो इसको ध्यान देना है कि कैसे ये लिखा गया है। अब देखिए आगे देखते हैं। अतः विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, अब ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ये निगेटिव हटाएंगे तो cos का उल्टा साइन हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एन बी ए ओमेगा विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है, जो एन बी ए ओमेगा है, ये चूँकि विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन, तो ये अधिकतम मान है एन बी ए ओमेगा। क्यों, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू अधिकतम 1 होती है और न्यूनतम -1 होती है। तो चूँकि ये धनात्मक है इसलिए इसे हम कह रहे हैं कि अधिकतम मान है। यदि हम, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है, कह रहा है कि यदि हम एन बी ए ओमेगा को एप्सिलॉन 0 से दर्शाएं तब एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी होगा। यहाँ पर एन बी ए ओमेगा को ओमेगा एप्सिलॉन 0 से दर्शाया गया है। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा, इनको सब बॉक्स में बंद कर लिया जाए, इनकी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, तब उस समय हमें ये नहीं सोचना है कि कैसे फार्मूले निकल आए। अब देखिए कह रहा है कि क्योंकि ज्या फलन यानी साइन फंक्शन का मान +1 से -1 के बीच बदलता है तो विद्युत वाहक बल का चिन्ह या ध्रुवता समय के साथ परिवर्तित होती है। तो जिस प्रकार से जो साइन का फंक्शन है उसकी वैल्यू +1 से -1 मतलब ये बदलती रहती है, जैसे जैसे वो घूर्णन करता है जो कॉइल है तो उसमें एंगल का परिवर्तन होगा, 0 से 90 फिर 180, तो 0 से 180 तक, +1 से 0 -1 तक बदलता है। और जब ये बदलता है तो क्या होता है कि विद्युत वाहक बल का चिन्ह या ध्रुवता समय के साथ परिवर्तित होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसकी पोलराइजेशन एक तरह से, या यूँ कह दें कि उसका चिन्ह समय के साथ बदलता है, कभी सीधा कभी उल्टा, मतलब
ऐसे बदलता रहता है। तो वही कह रहा है कि चित्र 6.14 से नोट कीजिए कि जब थीटा 90 डिग्री या थीटा 270 होता है तो विद्युत वाहक बल अपने चरम मान पर होता है, क्योंकि इन बिंदुओं पर फ्लक्स में परिवर्तन अधिकतम होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम गौर करें और समझें कि मान लीजिए ये इस तरह से चुंबकीय बल रेखा है और ये इस तरह से कॉइल एकदम अपनी पोजीशन में है, तो एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये सिरा ए मान लें और ये सिरा बी मान लें इस कॉइल का, और अगर इसका उल्टा हो जाए, तो पूरा एंगल एक चक्कर में 360 बनता है, और 360 में अगर 90 डिग्री घटा दें तो ये आ जाएगा 270। तो या यूँ कहें कि ये ए सिरा जब नीचे होता है और बी सिरा ऊपर होता है तब ये 270 डिग्री एंगल होता है। अगर यहाँ से 0 नापा जाए तो ये उल्टा जब हो जाएगा, यानी उल्टा में जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसी को हम 270 डिग्री कहते हैं। तो इस पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सबसे ज़्यादा गुजरती हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन की स्थिति सबसे ज़्यादा होगी, ये कहने का मतलब है। तो वही कह रहा है कि चित्र 6.14 से नोट करिए कि जब 0 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या थीटा इक्वल टू 270 डिग्री होता है तो विद्युत वाहक बल अपने चरम पर होता है, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस कॉइल के क्षेत्रफल से मैक्सिमम गुजर रही हैं। तो क्योंकि इन बिंदुओं पर फ्लक्स में परिवर्तन अधिकतम होता है, जो हमने बताया। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, देखिए कह रहा है कि चरण 1 आर्मेचर गतज चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है। ये देखिए फिगर बनाया गया है, ये एन है, ये एस है। जब ये एकदम लंबवत है तो जाहिर सी बात है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ऐसे डॉट डॉट करके दिखाया गया है, ये एन पोल है, एस पोल, और ये आर्मेचर उसके एकदम 90 डिग्री पर है। तो चरण 1 आर्मेचर गतज चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत। अब ये चरण 2 क्या है, 90 डिग्री पर घूम जाने के बाद आर्मेचर गतज चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर ये पतली प्लेट की तरह आर्मेचर हो गया। थीटा 180 डिग्री यानी समांतर है, तो अब इसमें कम से कम विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही। फिर 180 डिग्री पर घूम जाने के बाद आर्मेचर की स्थिति, अब ये 90 था, अब एकदम ऐसे घूम के 180 डिग्री घूम गया तो फिर ये वही स्थिति आ जाएगी। पहले ऐसे था 90 डिग्री, अब 180 डिग्री घूमेगा तो फिर यही स्थिति बन जाएगी ना, केवल उल्टा हो जाएगा। तो ये आर वाला नीचे चला जाएगा, क्यू वाला ऊपर, तो ये आर नीचे हो गया, क्यू ऊपर हो गया। तो ये 90 से अब 180 डिग्री। पहले ये 0 डिग्री अगर इसको माना जाए तो हमने इस तरह किया तो ये कोण हमारा 90 डिग्री हो गया। ये ऐसे था पहले आर्मेचर, अब ऐसे हो गया, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। पहले ये ऐसे था और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे थी, तो जाहिर सी बात है कि ये आर्मेचर 90 डिग्री पर था, अब ये 180 डिग्री पर हो गया, पैरेलल हो गया। यानी यूँ कहें 0 डिग्री या उल्टा घूम जाए तो 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए फिर ये घूम करके ऐसे एक चक्कर ऐसे घूम गया, मतलब इतने में एक चक्कर हो गया। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, तो एक चक्कर घूम गया, तो ये आर नीचे चला गया, क्यू ऊपर आ गया, तो ये स्थिति बन गई। तो फिर देखिए ये समांतर हो 90 डिग्री का कोण बन गया, और फिर ये ऐसे हो गया, यानी एक चक्कर के बाद अब ऐसे घूम रहा है, तो आर एस जो इधर था वो आर एस इधर उल्टा हो गया, फिर ये ऐसे खड़ा हो गया। तो 180 डिग्री ये 0 डिग्री पर था माना गया पहले, फिर 90 डिग्री घुमाया गया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर हो गया ये आर्मेचर या कॉइल जिसको बोलते हैं। फिर और घूमा तो 180 डिग्री पर घूम जाने के बाद आर्मेचर की स्थिति 180 डिग्री घूम गया, तो पहले जैसे था वैसे हो गया, बस फर्क इतना है कि ये ऊपर वाला सिरा नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर। तो इसीलिए ऊपर वाला सिरा आर एस था तो ये नीचे चला गया आर एस, नीचे वाला पी क्यू था तो ऊपर आ गया पी क्यू। अब 270 डिग्री घुमा दिया जाए तो फिर ये आर एस जो इसमें आर एस जो इधर था
वो इधर आ गया, जो पी क्यू इधर था वो इधर आ गया 270। फिर 360 डिग्री घुमा देंगे तो जो पोजीशन पहले थी वही फिर आ गई। इस तरह से हम लोग बातों को समझते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, देखिए यहाँ पर दिखाई गई एन से इसकी, और ये कुंडली की क्षेत्रफल की दिशा यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया कि EMF 0 है, कुंडली घूम नहीं रही, अब घूमी 90 डिग्री पर, फिर 180 डिग्री पर, फिर 270, फिर 360। तो 90 डिग्री पर जब घूम गई तो अगर हम इसको माने कि पूरा 360 डिग्री घूमने पर t समय अगर लगे तो 90 डिग्री 360 का चौथाई है, इसलिए समय t/4 लिखा गया है। 180 डिग्री 360 का आधा है, इसलिए t/2 लिखा गया। 270 डिग्री 360 का 3/4 है, तो इसलिए 3t/4 लिखा गया। 360 डिग्री 360 का पूरा है, इसलिए t लिखा गया। अब यहाँ पर क्या है कि जब इधर से घूम के ऐसे आएगी कॉइल तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा उठाया गया है। और जब 180 डिग्री घूम जाएगी तो फिर अपने पोजीशन पर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ को यहाँ से उठा के यहाँ पर नीचे लाया गया। अब यहाँ पर देखिए फिर प्लेन में आ गई, यानी पहले क्षेत्रफल ये 90 डिग्री था, सबसे ज़्यादा विद्युत चुंबकीय रेखाएं गुजरी, इसलिए सबसे ज़्यादा ग्राफ को यहाँ फैलाया गया। और फिर ये देखिए अपनी पोजीशन पे आ गई तो फिर वहाँ पर झुका दिया गया। तो एक चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करते तार के लूप में एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जैसे इसको घुमा करके इस पोजीशन से ऐसे लाते हैं तो ऐसे देखिए यहाँ से बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते ये फिर घटता है, ये स्थिति आ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री पर जब है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कॉइल के, तो अधिकतम देखिए 90 लिखा है ना, तो अधिकतम ये प्रत्यावर्ती धारा। जब 180 डिग्री तो ये एक दूसरे से पैरेलल हो गई, समांतर, तो 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि ये 270 डिग्री पर ये मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र रेखाएँ गुजरेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ गुजरेंगी, तो फिर मैक्सिमम हुआ है यहाँ पर देखिए ग्राफ, यानी प्रत्यावर्ती धारा मैक्सिमम। और जैसे 360 पे लाएंगे तो यहाँ पर फिर वही स्थिति आ जाएगी, तो फिर से यहाँ पर वैसे ही 0 पर आ गया, यानी ये जो एक्सिस है उसके यहाँ पर बिंदु आ गया ग्राफ का। तो इस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से कुछ बातें हम लोगों ने समझा। ये देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल और EMF के बीच का ग्राफ है। EMF, प्रेरित EMF और ये समय के बीच का ग्राफ बनाया गया है। तो कुल मिला के प्रेरित विद्युत वाहक बल जब कॉइल 90 डिग्री पर रहती है तो मैक्सिमम है, 270 डिग्री पर रहती है तो मिनिमम है, और 0 से 360 डिग्री पर या 180 डिग्री पर मिनिमम है। तो 90 और 270 पर मैक्सिमम है, यानी जब ये कॉइल लंबवत रहती है, अभिलंबवत रहती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, उस समय EMF मैक्सिमम है, और जब समांतर रहती है तो उस समय मिनिमम है। इसको ध्यान देना। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि क्योंकि धारा की दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। आवर्ती का मतलब बार बार उसी जैसे जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर सरल आवर्त गति कर रही है, बार बार वहीं से गुजरती है। तो इसी तरह कह रहा है कि क्योंकि धारा की दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, इसलिए धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अल्टरनेटिंग करंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बार बार उसी जगह से अल्टरनेट वो कॉइल गुजर रही है। क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, जिसको हमने N लिखा था, यहाँ पर न्यू लिखा गया है, यानी आवृत्ति। समीकरण 6.20 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं।
तो अब यहाँ साइन ओमेगा टी जो था तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। सारे फार्मूले हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, केवल उन्हीं का एप्लीकेशन है। देखिए आगे कह रहा है कि यहाँ न्यू जनित्र की या कुंडली के आर्मेचर के परिक्रमण की आवृत्ति है, हम लोग बता ही चुके हैं। कह रहा है ध्यान रखिए कि समीकरण 6.20 तथा 6.21 विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान बताते हैं तथा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 0 तथा माइनस एप्सिलॉन 0 के बीच आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत वाहक बल है वो ताक्षणिक मान बता रहा है। क्यों? क्योंकि हर क्षण कॉइल की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। हम अध्याय 7 में सीखेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का काल औसत मान कैसे ज्ञात होता है। तो आगे अध्याय में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता यानी वोल्टेज तथा उसका औसत काल यानी एवरेज टाइम जो है उसको कैसे ज्ञात करते हैं इस बारे में आगे सीखेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि व्यावसायिक जनित्रों में आर्मेचर को घुमाने के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा ऊंचाई से गिरते हुए पानी द्वारा प्राप्त की जाती है। तो जैसे हम लोग बिजली बनाते हैं जिनको हम लोग पानी से चलने वाली चक्की बोलते हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध है वहाँ पर बहुत बड़ा आर्मेचर लगाया गया है, उसी पर पानी गिराया जाता है, पानी से वो घूमता है तो उसी से बिजली बनती है। तो वही कहना चाह रहा है कि व्यावसायिक जनित्रों में आर्मेचर को घुमाने के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा ऊंचाई से गिरते हुए पानी द्वारा प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे जो बांध होते हैं बड़े बड़े, इन्हें जल विद्युत जनित्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। विकल्पतः कोयला या अन्य स्रोतों का उपयोग करके पानी को गर्म करके भाप पैदा करते हैं। या इसका विकल्प एक और क्या है कि कोयला जो होता है तो उसको पहले गर्म करते हैं, उससे भाप उत्पन्न करते हैं और उस भाप के दबाव से आर्मेचर को घुमाते हैं। उच्च दाब पर भाप को आर्मेचर से को घुमाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? तापीय जनित्र यानी थर्मल जनरेटर बोलते हैं। तो हमारे पास पानी से चलाएंगे उस आर्मेचर को तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं, और कोयले को गर्म करके भाप बना करके अगर उससे चलाएंगे तो थर्मल जनरेटर बोलते हैं। कोयले के स्थान पर यदि नाभिकीय ईंधन का उपयोग किया जाता है तो हमें नाभिकीय शक्ति प्राप्त होती है। कोयले के स्थान पर नाभिकीय ईंधन का भी उपयोग कर सकते हैं यानी न्यूक्लियर फ्यूल का। आधुनिक जनित्र 500 मेगावाट उच्च विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात इनसे 100 वाट के 50 लाख बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। सोचिए कितनी ज़्यादा बिजली उत्पन्न की जा सकती है। अधिकांश जनित्रों में कुंडलियों को अचर रखा जाता है तथा विद्युत चुम्बकों को घुमाया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी हमने जो पीछे पढ़ा उसमें क्या था, आर्मेचर को घुमाया जा रहा था, लेकिन अधिकांश जनित्रों में क्या करते हैं कि कुंडलियों को अचर रखा जाता है, मतलब वो अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं तथा विद्युत चुम्बकों को घुमाया जाता है। जो अगल बगल एन और एस पोल हमने दिखाया था उनको घुमाते हैं। भारत में जनित्रों में घूर्णन आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कुछ देशों में जैसे अमेरिका यूएसए में आवृत्ति 60 हर्ट्ज। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो हमारे यहाँ जनरेटर है भारत में उनके घूर्णन की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसीलिए देखिए जो यंत्र होते हैं बिजली वाले उनमें लिखा रहता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और कुछ देशों जैसे अमेरिका में ये 60 हर्ट्ज। तो इन बातों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमने इतना पढ़ा। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।